आंसर आ जाएगा बेटा 0.2807। 0.2807 लगभग 0.280 भी दिया होगा तो भी अप्रोक्सीमेटली सही होगा। ठीक है, आया बेटा सबको समझ में फिफ्थ क्वेश्चन? बाकी न्यूमेरिकल्स बेटा जो सॉल्व वाले हैं वो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने कर लिए हैं, और जिन्होंने नहीं किए वो आखिरी समय का वेट कर रहे हैं, है ना? सबसे हो गए बेटा क्वेश्चन सॉल्व वाले? योगेश करे थे? सॉल्व करें या नहीं? ये आया सबको समझ में? प्रफुल्ल आ गया? आ गया बेटा? इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया? यस सर। चलो गुड। अब मुझे ये बताओ बेटा, आप लोग प्रैक्टिस करना कब से शुरू करोगे? किसी ने भी ग्रुप में सॉल्व करके नहीं दिए? कर भी लिए तो क्यों? अभी मोटिवेशन नहीं हो पा रही है सर भेज दिए। अच्छा ऋषि ने भेज दिए। अरे मेरे को तो दिखते ही नहीं, तुम कौन से ग्रुप में भेजते हो? नेट तो ऑन ही था मेरा। ऋषि बाकी क्वेश्चन भी बेटा आ गए समझ में सॉल्व वाले? आज हम थ्योरी कराएंगे। अब मैं थ्योरी कराऊंगा क्योंकि बेटा जब थ्योरी थोड़ी सी रह गई है, एक टॉपिक छोटा सा रह गया। एक तो कंसंट्रेशन सेल बताना है आपको, आज कवर करेंगे इसको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कवर करेंगे, और डेल्टा आरजी अगर हो जाए 2 दिन में तो फिर बेटा न्यूमेरिकल्स, फिर अपने पास और न्यूमेरिकल्स जो मैंने इकट्ठे कर रखे हैं वो मैं आपको दूंगा करने के लिए। ठीक है, एक तो बेटा ग्रुप में जो भी क्वेश्चन मैं देता हूं उनको करा करो आप लोग। ठीक है, मैं ये कह रहा था बेटा मोटिवेशन की बहुत जरूरी है, आप जरूरत है आप लोग को, ऐसा लगता है कभी कभी। क्योंकि जैसे क्या होता है कि अभी अपने एनर्जी लेवल डाउन हो जाते हैं, तो मैं एक चीज बताता हूं आपको बेटा क्या होता है। एक छोटी सी एक आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। जैसे मान लो अपने इंडिया के अंदर सबसे टफेस्ट एग्जाम कौन सा है? कौन बताएगा? 2 एग्जाम, बल्कि एक की जगह 2 ले। एक तो आईएएस का है, यूपीएससी, ठीक है, और दूसरा बेटा सबसे टफ तैयारी जिसको बोलते हैं, अरे बोलो, आप ही लोग कर रहे हो, नीट की तैयारी करते हो? कितना सिलेबस है बायो का? बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है ना? तो अब एक चीज देखो बेटा, जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं ना यूपीएससी के अंदर, सुनना बेटा सभी बच्चे, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं मान लो 20 लाख या 10 लाख, 20 लाख ऐसे रहते हैं, 20 लाख मान लो जिन्होंने फॉर्म भरा। सुन रहे ऋषि? फॉर्म भरने वालों की संख्या बेटा द काउंटिंग इज 20 लाख अप्रोक्सीमेटली। कितने बच्चे एक्चुअली सेंटर पे पहुंचते हैं? अभी बहुत सारे तो विड्रॉ कर लेते हैं, फॉर्म भरना जरूरी होता है बस फॉर्मेलिटी। सेंटर पर कितने बच्चे बेटा जाते हैं? मैंने दिया है यूपीएससी का पेपर, एग्जाम दिया है 2 टाइम्स, तो मैंने देखा बेटा आधे से ज्यादा सीट्स तो खाली थी। तो एक्चुअल में सेंटर पर कितने पहुंचे? बोलो जल्दी, कौन बता सकता है? लगभग आधे से भी कम हो गए, 10 लाख। और जो फाइनल जो फर्स्ट राउंड क्लियर करेंगे प्रीलिम्स का, ठीक है, वो होते हैं लगभग, वहां आते आते सिर्फ काउंटिंग देखो कितनी रह गई, 1 लाख रह गई बेटा। सुन रहे सभी बच्चे? 1 लाख काउंटिंग रह गई 20 से 1 तक। और प्रीलिम्स के बाद मेंस कितने लिखते हैं? ओनली 10,000। सुन रहे सभी बच्चे? और फाइनल सिलेक्शन कितने होते हैं? यस सर। फाइनल बेटा 10,000 से भी कम। मतलब कि इस साल तो और कम सीट्स थी, लगभग 10,000 नहीं 1000, मतलब टोटल में देखें अगर तो लगभग 2-3 हजार या 5 हजार तक जाते हैं। लेकिन आईएएस खाली जो बनते हैं, ओनली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर जिसकी आती है, वो सिर्फ 1000 सीट्स होती हैं, और वो कम होती चली जा रही है, श्रिंक हो रही है। 700 तक रह गया है आंकड़ा। लास्ट इस साल के जो रिक्रूटमेंट हुए हैं लास्ट ईयर के, 700 सिर्फ सिलेक्ट हुए हैं 20 लाख में से। ये देख लो 700, देख रहे हो परसेंटेज कितना है? और सबसे बड़ी चीज बताता हूं इसके लिए बेटा, ये नहीं है, इसके लिए ये बात नहीं है कि जो रह गए वो कामयाब नहीं थे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा,
कि जैसे जैसे टाइम आता है एग्जाम का वैसे वैसे दो तरह का हमारा नेचर होता है। एक तो होता है एक्टिव एटीट्यूड, कि जैसे जैसे मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, सर वी आर रेडी टू फेस दीज क्वेश्चंस। आपने अभी आज आसान क्वेश्चन दिए, हमने ये करके दिखाए, कल आप और टफ दोगे तो हम चाहते हैं दैट यू गिव टफ क्वेश्चंस। और एक एटीट्यूड क्या होता है, जैसे जैसे एग्जाम का टाइम आएगा वैसे वैसे अपने क्या होते जाएंगे, अरे कल पढ़ लेंगे, फिर कल के बाद सोचेंगे अरे अब तो अब एग्जाम ही आ जाएगा, अब तभी पढ़ लेंगे, अभी रहने दो। और रहने दो, रहते 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 बेटा आखिरी दिन आ जाएगा जिस दिन एग्जाम दिन देने जाओगे, फिर कहेंगे सिलेक्शन कैसे होगा। बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं, और वो बेटा अपने टीचर से पूछ पूछ के उनका दिमाग खराब कर करके और कामयाब होने के लिए अपने अंदर एटीट्यूड लिए हुए हैं। और आप लोगों को पढ़ाना तो बहुत ही आसान है, मुझे अब पता चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्राची कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता। वेरी वेरी इजी टू टीच यू। जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको डिफिकल्ट है, वो पूछ लेते हैं, और आप लोग पूछते नहीं हो। तो बस मेरे को आने हैं 4 क्वेश्चन कराने हैं, है ना? कोई मेहनत नहीं करनी, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी, दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है बिल्कुल भी। बोलो, ऐसे सिलेक्शन होने वाले हैं क्या भावेश? सिलेक्शन कैसे होंगे? इस तरीके से करोगे नीट का एग्जाम, इस तरह क्वालिफाई करोगे, क्वेश्चंस आएंगे वहां पर। बेटा सबसे पहले अपना एटीट्यूड क्या होना चाहिए। 1 घंटे की क्लास में मैं ये देखता हूं कि कोई बच्चा 2 मिनट पहले ज्वाइन होता है तो वो बहुत बड़ी उसकी महानता हो गई, ना क्वेश्चन तैयार करके बैठे हैं। सर आएंगे, पढ़ाएंगे, अपना लेक्चर हो जाएगा, 4 बजे अपने लोग फ्री हो जाएंगे, उसके बाद करेंगे रेस्ट। ये चीज मैं बेटा सबको बोल रहा हूँ, बुरी लगेगी आपको, हो सकती है बुरी लग जाएगी, लेकिन सच कहते हैं ना कड़वा होता है कई बार, तो कभी कभी कड़वा सच बोलना पड़ता है। अगर हम अच्छे टीचर हैं, कोई अच्छा टीचर है, तो वो आपको आपकी तारीफ नहीं किया जाएगा, आपकी कमी भी बताएगा। बेटा अगर हमें कोई चीज नहीं आती है, सोचो अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, मैंने आपसे कह दिया आप ओपन हो पूछने के लिए, लेकिन हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू मी? खुद सोच के बताओ कितने बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप पढ़ने के बाद, मतलब जाते हैं और पढ़ते हैं फिर पूछते हैं? कोई भी नहीं रहता, कभी कभी कोई पूछ लेता है इक्का दुक्का क्वेश्चन। तो इस तरीके से बेटा कैसे कर पाओगे? सिलेक्शन सबको चाहिए, रैंक सबको चाहिए भाई, बढ़िया हमें कॉलेज मिले, अच्छा कॉलेज मिले, हमारे सपने पूरे हों, लेकिन उन सपनों के लिए मेहनत भी तो करो बेटा। बोलो कर सकते हो? मानसी कर सकते हैं क्वेश्चंस को बेटा? अभी 5 क्वेश्चन मैंने दिए थे, आपको 5 क्वेश्चन और ढूंढ के करने थे। ये होता है स्टूडेंट, वो बोलेगा भी नहीं किसी को, मुझसे बोलेगा भी नहीं। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो मुझसे बोलेंगे नहीं और कर रहे हैं क्वेश्चंस, इसमें ये भी हो सकता है। आई डोंट नो मच अबाउट यू, बट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। ऋषि सुन रहे मेरी बात? समझ गए सभी बच्चे? कितनी बार भी मैं बताऊंगा बेटा, जितनी बार पूछोगे उतनी बार क्वेश्चंस के आंसर देंगे, लेकिन बस ये चीज आपको बुरी लग जाती है जैसे ही आपको कुछ बता दो तो। किस किस को बुरा लग रहा है? आर्यशी बेटा मैंने कोई गलत बात बोली? सर आप सही बोल रहे हो। सही बोल रहे हो? अरे चलो, कोई तो बोल रहा है सही है। बेटा सही चीज बुरी होती है देखो, लेकिन आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं ये मान रहा हूँ बेटा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं क्या सारे टीचर आपके यहाँ पे मानते हैं कि बच्चों का नुकसान हो रहा है? आप मानते हो ये चीज? अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो नुकसान हो रहा है, क्योंकि जितना बेटा अच्छे से पढ़ पा रहे हो उतना नहीं पढ़ पा रहे। तो आप लोग को और मेहनत करनी चाहिए ना। जैसे अगर हमें पता है आपका रिजल्ट खराब होगा, तो हमें भी तो दुख होगा कि बच्चों को नहीं आ पा रहा है या बच्चे नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो बेटा ये छोटी सी चीज है, ये मेरे को कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं अपने लेवल पे मैं दुखी हो गया तो मैंने इसलिए कह दिया, ठीक है? तो बेटा सुनो मेरी बात, आप जैसे कहोगे मैं वैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है? एक एक टॉपिक को 3-3 बार कराऊंगा। देयर इज नो नथिंग डिफिकल्ट टू मी, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है ये, आप कितनी बार भी पूछ सकते हो। लेकिन मैं एक छोटी सी चीज कहता हूँ बेटा, जो मैंने आज पढ़ाया उसको आज आप करने में कितना टाइम लगेगा? मैंने आपसे कहा 15 मिनट लगते हैं। अभी जिन बच्चों ने किया है उनसे अगर पूछूं मैं तो कितना टाइम उन्होंने दिया, वो भी यही बोलेंगे सर मैंने 15-20 मिनट या आधा घंटा बैठा था मैं बस। ऐसा नहीं कि वो पूरे दिन ही केमिस्ट्री कर रहे थे बैठ के। तो बेटा 15 मिनट्स, हाफ एन आवर कुछ नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पर बहुत जरूरी है। ये समझो आप लोग, रेगुलर बेटा बहुत जरूरी है। समझ रहे बेटा? दिशा समझ में आई मेरी बात? बुरी तो नहीं यस लगी? सर।
नो हाँ, सर। बुरी तो नहीं लगी? अच्छा, नो। तो मैंने बेटा कड़वी सच्चाई बताई। देखो कड़वी सच्चाई है बेटा, आप लोग पढ़ते हो, मैं सही में, मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ और हर टीचर चाहता है बेटा जो आपको पढ़ा रहा है कि आप सिलेक्ट हो। आई थिंक कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सिलेक्ट होंगे बच्चे, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो कब होंगे? जब वो इस तरीके से पढ़ेंगे कि कोई आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप रेस्ट भी करके उठे हो शाम को, क्लास लेने के बाद थक गए, इंसान ही तो है, थकने के बाद कभी उठते होगे तो सोच के दिमाग में क्या होना चाहिए तुरंत, अरे ये क्वेश्चंस करने थे, 15 मिनट करने थे। 15 मिनट याद कर लो दिमाग में, 15 मिनट्स, हर सब्जेक्ट को 15 मिनट तो कम से कम दो। बोलो, अगर केमिस्ट्री को भी दोगे बेटा, इतना टाइम दोगे, मैं आपको बताता हूँ 15 मिनट्स डेली पढ़ के और कैसे सिलेक्ट होगे, केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर बनाओगे। लेकिन बेटा वही है कि रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, ये कहने से नहीं, वो करने से करनी पड़ेगी आपको, तभी होगी बात। चलो अब हम कंसंट्रेशन सेल पढ़ते हैं, नया टॉपिक है अपना, ठीक है बेटा? कंसंट्रेशन सेल। नोट्स बेटा सबके पास है? नोट्स? यस सर। अच्छा, यस सर है। यस सर। अब जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, अभी इतने सारे बच्चे हैं ना, अभी फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन मैं अब किसी को काउंसलिंग नहीं करूंगा, किसी की पर्सनल। अब मैंने ये सोच लिया है, क्योंकि मैंने देख लिया है कि 10 बच्चे सिलेक्ट होना चाहते हैं तो 10 होंगे, अगर 26 में से 26 होना चाहते हैं, अपने अंदर से जब आएगा ना, जब आपका आना चाहिए कि सर हाँ ये क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं और ग्रुप में आ रहा है, अभी ग्रुप में किसी का होमवर्क नहीं आता, ठीक है? अगर जिस दिन शोर मचाओ, जिस दिन शोर मचाओ, है ना, उस दिन फिर आ जाएंगे सारे, फिर सबका। ऐसा क्यों हो रहा है? अंदर से मोटिवेशन की कमी है। बनना तो है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, लेकिन वो मेहनत कैसे कर पाएंगे? बेटा मेरा एक, हाँ रियल एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, मेरा एक फ्रेंड ने 3 साल कोचिंग करी है, ठीक है? पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ बेटा, मेडिकल बहुत टफ होता है एग्जाम, सबको पता है, आप लोग पढ़ रहे हो इतना। फर्स्ट टाइम में बेटा उसने क्लियर नहीं किया, लुक एट दिस। सेकेंड ईयर फिर तैयारी करी, फाइनेंशियली भी टफ पड़ा उसकी फैमिली के लिए बेटा, लेकिन सबने सपोर्ट किया। लेकिन देखो फैमिली सपोर्ट करती है, आप लोगों की फैमिली सपोर्ट कर रही है, हम टीचर सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे मेन कौन है? हु इज द मेन इन दिस प्रिपरेशन? द स्टूडेंट इटसेल्फ। फिर सेकेंड ईयर बेटा फिर तैयारी करी, सुनना, फिर उसको बेटा एमबीबीएस नहीं मिला, ही गॉट बीडीएस, ठीक है? बीडीएस समझते हो, डेंटल, हाँ बीडीएस में सिलेक्शन हुआ। फिर सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होने के बाद, मतलब एमबीबीएस की देखो हिम्मत की दाद दो, देखो थर्ड ईयर बेटा फिर प्रिपेयर किया उसने, द सेम इंस्टीट्यूट, और थर्ड अटेम्प्ट में ही गॉट सिलेक्टेड एमबीबीएस, और करेंटली वो डॉक्टर बन चुका है, अपनी प्रैक्टिस जो है अभी वो कंटिन्यू कर रहा है। लुक एट दिस। तो सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन बेटा होता है अपने डिटर्मिनेशन से। किससे होता है? टीचर के थ्रू। तो हम तो बेटा मीडियम है, वी आर जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट ए मीडियम। अगर मैं आपका सिर्फ मीडियम हूं, अगर आप चाहते हो केमिस्ट्री में बेस्ट स्कोर करना तो मैं आपको मीडियम बस हूं, लेकिन मैं जाके एग्जाम नहीं लिखूंगा। समझ रहे हैं सभी बच्चे? तो बेटा टफ, हाँ कोई भी चीज टफ या स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होती है। जैसे आप लोग बोलते हो सर हमारा 11th का सेक्शन वीक है, ठीक है, मैं मानता हूं, आई एग्री, लेकिन बेटा जहां पर आपको, जैसे मैं सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन सपोर्ट करके आपको खड़े भी तो होना है खुद को ही। एक चीज तो बेटा कहीं ना कहीं आपको खुद ही सपोर्ट अपने ऊपर करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है? टीचर पे भरोसा करना ही काफी नहीं है, खुद पर भी भरोसा करो कि हम सिलेक्ट हो सकते हैं। अगर ऐसा मानोगे, जब आप ही नहीं मानोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? अभी तो आप लोगों के अंदर अभी है नहीं कॉन्फिडेंस, बेटा धीरे धीरे डेवलप करो, डिटर्मिनेशन रख लो, बस डिटर्मिनेशन कर लो कि आज हम अगर 1 घंटा कम सोएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर आज हम ये क्वेश्चंस कर लेंगे 15 मिनट तो क्या होगा। सिर्फ आज नहीं, डेली एक बेटा आपकी हैबिट बन जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी, देन यू विल सी द रिजल्ट्स। आप खुद अपने रिजल्ट्स देखना, बोलो कर सकते हो डेली 15 आवर्स, सॉरी 15 मिनट्स। बच्चे तो बहुत बहुत टाइम भी पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के ऊपर होता है। अभी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताओ? हो सकता है बेटा मैं इंटरेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आएगा धीरे धीरे आएगा। आ रहा है तो फिर बेटा सुनो, 15 मिनट्स जो मैं आपसे मांगता हूँ, मैं बहुत कम टाइम बोलता हूँ बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है बेटा, एक चीज बताओ,
जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमारा सिलेक्शन हुआ और हमने 15-15 घंटे पढ़े। देखो बुरा मत मानना, लेकिन जो पढ़ते हैं अच्छा अच्छी बात है, लेकिन बेटा कभी मैं इतने टाइम नहीं पढ़ा, सही बता रहा हूँ ईमानदारी से। और आगे भी मुझे नहीं लगता कि कभी ऐसा, जरूरी नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़ो तो ही सिलेक्शन है, चाहे कोई भी एग्जाम। इंपॉर्टेंट बेटा क्या है, 15 मिनट पढ़ेंगे, आधा घंटे पढ़ेंगे, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन कहाँ है? हमारा कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है या फिर कहीं और भटक रहा है? अपने मन को उतनी देर कंसंट्रेट करना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 15 मिनट हो, चाहे वो 1 घंटे की क्लास हो, चाहे वो 5 घंटे पढ़ना हो, चाहे वो 10 घंटे पढ़ना हो। जो कंसंट्रेशन होता है हमारा वो जरूरी है, ठीक है, तब बात बनती है। ओके, सबको आगे बेटा समझ में मेरी बात? चलो Yes. तो होपफुली अगर आप लोग बेटा इस तरीके से पढ़ोगे, देन यू विल सी योरसेल्फ, आप अपने आप देखोगे, अपना कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। अभी क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करो, ठीक है। मैं आपको अलग से भी दे दूंगा क्वेश्चंस, बुक भी मैंने बताई बेटा, ये अपनी जो बुक है मॉडर्न एबीसी, ठीक है, या कोई भी देखो लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, अरिहंत के हैं और कोई भी है। आप बस बेटा बुक का इतना मत देखो, आप क्वेश्चंस पर ध्यान दो। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोल लो उसमें, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोलने के बाद क्वेश्चंस करो, शुरू कर दो। जितना आपने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है आपने, ई नॉट सेल निकालना पढ़ा है, ठीक है, आपने रिडक्शन पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस कर लोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑर्डर निकालने वाले, या नर्नेस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन कर लोगे। अभी जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करा रहे हैं, धीरे धीरे सारे न्यूमेरिकल्स आपको आ जाएंगे, तो अभी से शुरू कर दो बेटा। इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। ऐसा ये सब जो हम बहाने बनाते हैं ना कि हमारे पास बुक नहीं है, सर बुक लेके आएंगे, कल बुक आ जाएगी तब हम करेंगे, ये सब क्या होते हैं दिशा, ये सब क्या होते हैं? ये हम अपने अपने आप को बहाना देते हैं ये कि कल आएगी ना बुक, कल फिर करेंगे, 1 हफ्ते बाद आएगी बुक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तभी शुरू करेंगे। अभी तो सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, अभी सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, समझ में भी आ रहा है। अरे समझ में तो आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस कब करोगे? अभी करने हैं ना साथ के साथ। बोलो मेरी बात समझ में आई? जूही समझ में आ रही है या बस ऐसे ही लग रहा है? हाँ लग रहा है कि आज से सिलेक्शन हो जाएगा सबके। नीट के कितने बच्चे हैं इसमें टोटल बेटा, किसी को पता हो? जेई के कितने हैं बेटा टोटल आपके बैच में? 12, चलो कोई बात नहीं, 12 है। अरे चलो ठीक है, 11 में, चलो 11 ठीक है। अब 11 में से 11 की 11 नीट के क्वालिफाई कौन कौन करेंगे, ये बताओ? कौन कौन करेंगे जो 15 मिनट आज से केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, 15 मिनट सेशन, विदाउट एनी इधर उधर इंटरफेरेंस। 15 मिनट मतलब केमिस्ट्री को प्योरली देने हैं। कोई सी भी बुक उठा लो, कहीं से भी निकाल लो क्वेश्चंस, ठीक है। मैं आपको अगर मुझसे कहते हो तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, ग्रुप में क्वेश्चंस आपको दे दूंगा, आप खुद क्वेश्चंस करो, ठीक है। नोट्स रिवाइज करो बेटा, पीछे से नोट्स रिवाइज करो और क्वेश्चंस करो, कंसेप्ट आपके डेवलप हो रहे हैं धीरे धीरे, है कि नहीं? क्वेश्चंस की टेंशन मत लो, क्वेश्चन मैं इतने दे दूंगा आपको करने के लिए, लेकिन मुझे बोलो, पूछो अगले दिन आके कि सर ये हमने पढ़ा, हमें तो ये समझ में ही नहीं आया। कोई नहीं पूछता है, सब कुछ ऑल क्लियर हो रहा है, तभी डाउट होता है मुझे। सुन रहे बेटा योगेश? सबको बोल रहा हूँ। यस सर। चलो तो होपफुली अब कल से मेरे पास क्वेश्चंस का पहाड़ खड़ा हो जाना चाहिए। क्लास शुरू होते ही मैं सोचूं अरे कौन कौन से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा होगा क्या कल से? होगा या नहीं होगा ये तो बोल दो। होगा हो सर। सकता है। होगा सर। देखो बेटा एक बात बता दूं मैं, अगर हाँ एक छोटी सी चीज देखो, अगर बेटा हम लोग पढ़ते हैं, अब छोटी सी चीज देखो, अगर आप ये नोट्स पढ़ोगे ना, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, अगर पढ़ेंगे बच्चे तो कल आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे हर एक बच्चे के, यानी मैं एक पूरी क्लास तो क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, ऐसा हो जाएगा। और वो टाइम होगा, मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि उस दिन से आपकी शुरुआत हो जाएगी। अभी बेटा बहुत टाइम है, अभी भी बहुत टाइम है। अगर सिलेक्शन करना है तो नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो कितने हैं और देख लो कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, इंक्लूडिंग आपको 11th क्लास का भी पढ़ाना है, ये सोच के चलें। आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, रिडॉक्स रिएक्शंस हो गया, ये सब में से क्वेश्चंस आएंगे, मूल कांसेप्ट में से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा मैं तो तैयार हूं, आप लोग तैयार हो जाओ जल्दी से, ठीक है।
और जल्दी से जल्दी जितना जो हम पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर को हम पढ़ते जा रहे हैं बेटा उसको अच्छे से करते जाओ, ठीक है, ताकि नए चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो उसमें फिर अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो तो कंसंट्रेशन शेल शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा कंसंट्रेशन शेल। कंसंट्रेशन सेल बेटा मतलब क्या होता है इसका? नोट्स है बेटा किसी के पास तो बताओ जल्दी, सामने लिखे हुए नोट्स। तो कंसंट्रेशन सेल क्या लिखा हुआ बेटा, डेफिनेशन क्या होती है बताओ? इट इज ए, हाँ बेटा देखो कंसंट्रेशन सेल समझाता हूं सिंपल भाषा में, फिर आपको समझाऊंगा, नोट्स तो अपनी तरफ हैं। एक बेटा ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, देखो अभी तक हम जो सेल पढ़ रहे थे वो क्या होते थे, दोनों तरफ बेटा हम अलग अलग मेटल्स के इलेक्ट्रोड्स लेते थे, है ना। जैसे गैल्वेनिक सेल में हमने क्या लिया बेटा, जिंक के इलेक्ट्रोड लिए और कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए। अब अगर मान लो अगर हम कोई ऐसा कंसंट्रेशन, एक बेटा ऐसा सेल लें जिसमें एक्चुअल में हम क्या करें बेटा, दोनों साइड दो अलग अलग सॉल्यूशन ना लेके एक ही सॉल्यूशन ले लें। सुनना ध्यान से बेटा, एक ही सॉल्यूशन लें, जैसे मान लो अपना जिंक सल्फेट हमने सॉल्यूशन लिया और उसमें बेटा जो इलेक्ट्रोड्स लगाएं वो भी क्या करें, इलेक्ट्रोड्स जो लगाएं वो भी सेम मेटल के लगाएं, ठीक है। लेकिन बेटा डिफरेंस क्या हो दोनों में, डिफरेंस ये होगा कि दोनों में कंसंट्रेशन अलग अलग हो। तो देखो डायग्राम कैसा होगा, इस तरीके से, ये हमने बेटा एक सेटअप लिया, इसके बीच में मैंने एक बाउंड्री लगा दी यहां पर, इसको बोलते हैं पोरस सेपरेशन, पोरस सेपरेशन, ठीक है। अब बेटा देखो दोनों साइड हम सेम सॉल्ट लेंगे, जैसे अगर मान लो जिंक ले रहे हैं तो बेटा क्या करेंगे, दोनों तरफ यहां भी जिंक सल्फेट, यहां भी जिंक सल्फेट, इलेक्ट्रोड बेटा क्या लेनी है, सेम मेटल की, ठीक है। क्या करेंगे बेटा, सेम मेटल के इलेक्ट्रोड्स ले रहे हैं, तो यहां पर भी जिंक ली और यहां पर भी ली। अब इनको बेटा क्या कर दो, एक बैटरी के साथ जोड़ दो, ठीक है, या ऐसे कैलकुलेटर के साथ जोड़ दो। अब क्या होगा, ये सेल बेटा क्या कहलाएगा, एक बोलो, कंसंट्रेशन सेल बोलेंगे इसको। तो वर्ड कंसंट्रेशन से समझ में आया सबको? यहां पर बेटा डिफरेंस किस चीज का है, देखो कंसंट्रेशन का। यहां पर आपने जो कंसंट्रेशन रखी है, मान लो C1 रखी है और मान लो यहां पर C2 कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो आप क्या देखोगे बेटा, C2 इज ग्रेटर देन C1। अगर हम C2 की वैल्यू को C1 से ज्यादा रखें, जैसे मान लो लेफ्ट साइड पर आप 1 मोलर कंसंट्रेशन रख लो, ठीक है मानसी, और राइट साइड पर बेटा उसी सॉल्यूशन की कोई और कंसंट्रेशन 1 से बड़ी रख लो, 2.5, 3 कुछ भी, इस तरीके से, समझ गए। सॉल्यूशन सेम है, सॉल्यूशन बेटा सेम है, जिंक सल्फेट, इलेक्ट्रोड भी बेटा सेम है। डिफरेंस किस चीज में है, द ओनली थिंग इज डिफरेंट इज कंसंट्रेशन। दोनों साइड बेटा कंसंट्रेशन जो हम ले रहे हैं सॉल्यूशन की, वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट है। समझ रहे हैं सभी बच्चे, इसीलिए इसका नाम है कंसंट्रेशन सेल, ठीक है बेटा, आया समझ में? बोलो यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ, कंसंट्रेशन सेल नाम है लेकिन ये भी एक तरह का बेटा क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। मतलब कि बेटा इसके अंदर भी रिएक्शन होंगे, सेल रिएक्शन कैसे होंगे जरा बताना। लेफ्ट साइड पर देखना बेटा क्या होगा, जिंक की इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, Zn2+ आयन बेटा कहां जाएंगे, कहां जाते हैं, पहले जैसे होते थे सॉल्यूशन के अंदर आएंगे, ठीक है। और बेटा यहां पर क्या होगा, यहां पर Zn2+ आयन जो है वो इलेक्ट्रोड में जिंक पर यहां पर डिपोजिट हो जाएंगे। तो एक्चुअल में ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा बेटा, देखो लेफ्ट पर तो हो जाएगा जिंक Zn2+ में कन्वर्ट होगा +2 इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। राइट साइड पे बेटा क्या हो जाएगा, ये तो एनोड पर हो गया, लेफ्ट साइड पर ये एनोड है, ठीक है, और ये कैथोड है, ठीक है बेटा। बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये। देखो कैथोड पर क्या होगा बेटा, उसमें तो क्या होता था, अलग अलग मेटल्स होते थे, अलग अलग मेटल की इलेक्ट्रोड्स होती थी, लेकिन यहां पर तो जिंक ही है हमारे पास, तो यहां पर क्या होने वाला है,
ये Zn2 प्लस आयन बेटा एक सॉल्यूशन में से निकल के क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वापस जिंक में। जिंक कहां डिपोजिट होगा, बोलो बेटा, कहां पर होगा, कैथोड पर। समझ गए सभी बच्चे। ये भी बेटा एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, लेकिन इसमें यूनिक चीज क्या है, सॉल्यूशन भी सेम है, इलेक्ट्रोड्स भी सेम मेटल की होती हैं। डिफरेंस क्या होता है, बोलो, ओनली कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी वो भी समझाऊंगा आपको कि कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा कहां रखते हैं, इस साइड पर ज्यादा कंसंट्रेशन है, कैथोड साइड पर ज्यादा रखते हैं, इस साइड पर कम रखते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, या भूल जाएं अगर एग्जाम में तो वापस कैसे याद करेंगे बेटा, इसके लिए थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। जब मैंने आपको गैल्वेनिक सेल बताया था तो याद करो कहां पर जिंक आयन ज्यादा बने थे। जिंक आयन की कंसंट्रेशन बाद में कहां ज्यादा हो गई थी ऋषि, Zn2 प्लस आयन बेटा किस साइड पर ज्यादा हो रहे थे, बताया था। रिएक्शन जैसे आगे की तरफ बढ़ता है तो जिंक आयन कहां पर ज्यादा हो रहे थे, कहां बन रहे हैं जिंक आयन, देखो, अरे बोलो तो, एनोड पर। जिंक आयन यहां पर बेटा ज्यादा हुए थे। अब आपको समझाता हूं यहां पर कंसंट्रेशन क्यों कम रखी है हमने इनिशियल कंसंट्रेशन बेटा C1 इज लेस देन C2, ठीक है। ये वैल्यू इसलिए कम रखी है जिंक आयन की पहले से ही कि अगर हम पहले ही ज्यादा कंसंट्रेशन कर देंगे तो फिर जो सेल रिएक्शन होगा वो नहीं हो पाएगा। समझ गए ऋषि, बोलो, ये बात समझ में आई। श्रेयांश क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे बेटा हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जानते हैं, अभी यहां पर तो बेटा जिंक ही मेटल है, तो मतलब जिंक का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का ही रिडक्शन हो रहा है, ठीक है प्रथमेश, ठीक है बेटा, जिंक का ही हो रहा है यहां पर, तो कोई और मेटल है नहीं। अब मान लो अगर कंसंट्रेशन आपने यहां ज्यादा रख दी होती तो फिर क्या होता, इलेक्ट्रॉन्स वहां जा ही नहीं पाते, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता तो सोच के बताओ कि ये सेल काम करता, जिसे को कंसंट्रेशन सेल बोल रहे हैं, करता है या नहीं करता, बोलो। No. नहीं करता। सबको समझ में आ गया, इसीलिए कंसंट्रेशन ज्यादा कहां रखेंगे, वी विल प्लेस द कंसंट्रेशन मोर C2। C2 की वैल्यू बेटा ज्यादा होगी हमेशा C1 से। जब आप सेल लोगे ना, कोई कंसंट्रेशन सेल बनाओगे, ये हम खुद भी बना सकते हैं। क्या करना है, एक बीकर लो, बीकर के अंदर बेटा जिंक सल्फेट लिया, जैसे आपने सॉल्ट ले लिया, उसमें 2 जिंक के इलेक्ट्रोड्स लो और उनके बीच में बेटा क्या करो, एक वायर का कनेक्शन दे दो और गैल्वेनोमीटर लगा दो। तो क्या देखोगे बेटा आप लोग कि गैल्वेनोमीटर में करंट पास करेगा, डिफ्लेक्शन शो होगा। समझ रहे हैं सभी बच्चे मेरी बात। बीच में यहां पर एक सेपरेशन करना पड़ेगा, हाँ ये पोरस सेपरेशन। इस पोरस का मतलब ये है कि कहीं कंसंट्रेशन दोनों तरफ मिक्स ना हो जाए, समझ रहे बेटा, बस इसलिए ये, जैसे वहां पर सॉल्ट ब्रिज होता था तो सॉल्ट ब्रिज की जगह हमने पोरस सेपरेशन ले लिया ताकि कंसंट्रेशन चेंज ना हो जाए, है ना, दोनों जगह सेम ना हो जाए। मिक्स हो जाएंगे तो फिर तो कंसंट्रेशन मिक्स हो जाएगी। तो बेटा इस तरीके से काम करता है, यहां से जिंक मेटल जिंक आयन में कन्वर्ट होगा और वहां से बेटा क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज हो जाएंगे जैसे उसमें होते थे। इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहां पर मूव करने लगेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे यहां पर। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे तो जिंक मेटल यहां पर क्या करेगा बेटा, जिसकी कंसंट्रेशन यहां पर ज्यादा है Zn2 प्लस आयन की, तो क्या होगा, Zn2 प्लस आयन बेटा क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को लेकर किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, जिंक आयन में, जिंक मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलो आ गया बेटा समझ में, इसकी वर्किंग समझ में आई। अच्छा, एक चीज और आपको बताता हूँ इंपोर्टेंट, अगर हम इसको गैल्वेनिक सेल से देखो कंपेयर करें तो अपने को क्या क्या डिफरेंस दिख रहे हैं। एक तो इलेक्ट्रोड एक ही मेटल की है, ठीक है बेटा। दूसरा, यहां पर हम सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं करते, है ना, पोरस सेपरेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है क्या बता रहा था, अच्छा हाँ, एक कंसंट्रेशन बेटा हो गई
वहां पर क्या करते थे हम, दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल रखते थे, सॉल्ट्स की जो कंसंट्रेशन थे वो इक्वल रखते थे। लेकिन यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, कंसंट्रेशन क्या करेंगे, अलग अलग रखेंगे। यहाँ पर C1, यहाँ C2, और हमेशा किस साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बोलो, कैथोड पर, कैथोड पर। ठीक है, चलो ये याद रख लोगे, सिंपल है, समझा भी दिया आपको कैसे क्यों ज्यादा होगी वो भी बताया आपको। अच्छा बेटा इसमें एक चीज देखो, जब डैनियल सेल लिखते थे तो उसके जो सेल का रिएक्शन होता था वो ओवरऑल रिएक्शन होता था वहां पर, है ना, जैसे जिंक प्लस कॉपर आयन, फिर Zn2 प्लस आयन प्लस कॉपर। लेकिन यहाँ पर बेटा ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, कौन बता सकता है मुझे, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी इस सेल की रिएक्शन, अगर हम लिखना चाहें ओवरऑल सेल रिएक्शन तो क्या हो जाएगा, देखना जरा बेटा, अगर दोनों को ऐड करें तो बोलना, आपस में कट जाएगा सब कुछ, बोलो, कट जाएगा ना, कुछ लिखने के लिए होगा, नहीं होगा, देयर इज नो ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्योंकि ओवरऑल क्या मतलब है, जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है और जिंक आयन फिर वापस जिंक में हो रहा है, तो ओवरऑल रिएक्शन तो लिख ही नहीं सकते, उसी मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसी का रिडक्शन हो रहा है। समझ गए सभी बच्चे मेरी बात, देयर इज नो ओवरऑल रिएक्शन। नेट रिएक्शन क्या है, जीरो, बोलो, नेट रिएक्शन क्या हुआ, सबको आ गया, वंशिता समझ में आई मेरी बात बेटा। एक कंसंट्रेशन सेल के अंदर ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होता है, जीरो होगा। किसी भी मेटल का ले सकते हो आप बेटा, जिंक का मैंने एग्जांपल दिया है, आप किसी भी मेटल का ले लो, बस क्या ध्यान रखना, कंसंट्रेशन अलग अलग होनी चाहिए। सॉल्ट भी सेम लेना है आपको, अगर कॉपर सल्फेट लोगे, कॉपर की इलेक्ट्रोड्स लोगे तो दोनों साइड कॉपर सल्फेट लोगे, बट यू टेक कंसंट्रेशन डिफरेंट, C1 की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन C2, बस इतनी चीज याद रख लेना, बस हो गया आपका सेल का काम, कंसंट्रेशन सेल। बोलो, आ गया समझ में, यस सर। आ गया, चलो अब एक चीज अब आपको बतानी है, ठीक है, चलो पूछता हूं, जिसको आए तो वो अपने आप रिप्लाई करना। इस सेल की बेटा वर्किंग में आप मुझे बताओ कि ये सेल कब तक काम करेगा, जैसे हम वहां पर देखते थे गैल्वेनिक सेल कब तक काम करता था बेटा, कब तक काम करेगा, तो इस सेल की वर्किंग कब तक डिपेंड करेगी, जब तक एक, आप बोलो कि जब तक, जैसे वहां पर हम देखते थे जब तक सेल पोटेंशियल जीरो नहीं हो गया, मतलब मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड का इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, जब तक बेटा वो उनका डिफरेंस बराबर ना हो जाए, मतलब कि उनका डिफरेंस जीरो ना हो जाए, तो इस सेल के लिए, यानी कंसंट्रेशन सेल के लिए बेटा सेल कब तक काम करेगा, क्या स्टेज आएगी, बोलो, कौन बता सकता है और कैसे, सिंपल सी चीज है वैसे तो, सर कंसंट्रेशन जब तक के इक्वल नहीं होगा तब तक के वर्क करेगी। वेरी गुड, मतलब बिल्कुल सही बेटा, कि जब तक इनमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस रहेगा तब तक सेल पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या रहेगी, दोनों साइड मतलब डिफरेंस रहेगा उनके बीच में, ठीक है। और जैसे ही मान लो, अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर बेटा जिंक मेटल जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो धीरे धीरे जिंक आयन की कंसंट्रेशन बेटा क्या होती जाएगी, प्राची, इधर की साइड पहले तो कम है, इनिशियली C1 कम है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो बोलो क्या होगा, Zn2 प्लस की आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, यस और नो, यस और सर। उस साइड पर क्या होगा, उस साइड पर देखना Zn2 प्लस आयन बेटा कंज्यूम हो जाएंगे, ये देखो Zn2 प्लस आयन खत्म होते चले जाएंगे, यानी इस C2 की वैल्यू तो बेटा डिक्रीज करेगी और C1 की वैल्यू इंक्रीज करेगी। समझ गए सभी बच्चे, तो क्या ऐसा टाइम आ सकता है जब दोनों साइड कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, बोलो, जैसे ही ये दोनों कंसंट्रेशन इक्वल हो गई, अब बताओ दोनों का सेल पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि दोनों सेम मेटल के लिए थे ना, वहां तो चलो अलग अलग मेटल लेते थे, यहां पर क्या है, सेम मेटल लिया है बेटा, तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बोलो, सेम ही हो जाएगा। अगर जिंक लेते हो तो दोनों साइड -0.76 वोल्ट होता है, दोनों का सेम होगा बेटा, कंसंट्रेशन बराबर हो गई तो अब क्या होगा, अब कोई इलेक्ट्रॉन्स, अब कोई रिएक्शन होना ही नहीं है, जो रिएक्शन हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन की वजह से बेटा, ठीक है, समझे सभी बच्चे बेटा, तो इसकी स्टेज होगी, गुड, ठीक है, सबको समझ में आ गया।
कि ये सेल तभी तक काम करेगा बेटा व्हेन until और unless C1 becomes equal to C2। C1 की वैल्यू धीरे 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 कम से ऊपर होती चली जाएगी और C2 की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो C1 और C2 के बीच में क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई दोनों साइड, तभी ये सेल क्या हो जाएगा, वर्क करना बंद कर देगा, मतलब कि इसके अंदर करंट फ्लो करना बंद कर देगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और आए हैं, कंसंट्रेशन सेल आपको बोलेगा क्वेश्चन में, ठीक है बेटा। और वहां पर 3-4 ऑप्शंस लिखे होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगा कि ये सेल कब काम करता है, जब इसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, या फिर वो बोल देगा जब कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी तब क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, जैसी कंसंट्रेशन बराबर हुई देन द सेल विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है। चलो सिंपल चीज थी, कोई मुश्किल नहीं। अब बेटा देखो कंसंट्रेशन सेल ना 2 टाइप्स के होते हैं, सभी बच्चे सुनेंगे बेटा। हम 2 तरह के कंसंट्रेशन सेल्स का यूज कर सकते हैं। एक तो बेटा ऐसे सॉल्यूशन जब हम क्या करें, एक ही सॉल्यूशन लें, ठीक है, एक ही मेटल के इलेक्ट्रोड लें, एक ही सॉल्यूशन लें, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन को डिफरेंट कर दें। एक तो बेटा ये तरीका है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट सेल भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है इसका और दूसरा बेटा होता है एक दूसरा, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इसको जो भी बताया मैंने बेटा, इसको बोलेंगे दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ठीक है बेटा। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ऐसा क्यों, अभी आपको बताता हूं। इसके अंदर तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा कंसंट्रेशन है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो दूसरे टाइप का सेल भी हो सकता है कंसंट्रेशन के अंदर ही। अब ये कैसी होती है, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। क्या बोलेंगे बेटा, यहां पर लिखते हैं, इस साइड पर ड्रॉ करता हूं, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। इसमें क्या करेंगे बेटा, अब देखो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल क्या होती है, जैसे आप याद करो गैसियस इलेक्ट्रोड्स हमने पढ़ी थी, है ना। सोचो एक गैसियस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, दिमाग में तो क्लियर है। तो बेटा अगर वहां पर, हाँ, उससे भी हम क्या बना सकते हैं, कंसंट्रेशन सेल बना सकते हैं। कैसे, एक गैस के केस में बेटा कंसंट्रेशन नहीं लेते हम, क्या लेते हैं उसका, याद करो मैंने बार बार बताया था आप लोगों को, किस चीज में चेंज कर देंगे उसमें। एक गैस के कंसंट्रेशन तो ले नहीं सकते हम उसकी गैस की, क्योंकि वो तो एक गैस है। तो गैस के लिए प्रेशर लेंगे, बोलो। यस सर। यस। तो ऐसा एक, हाँ, तो सुनो कैसे करेंगे। एक कंसंट्रेशन सेल बेटा हम बनाएंगे जिसमें अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, 2 अलग अलग सॉल्यूशन नहीं लेते हैं, मतलब एक ही सॉल्यूशन लेंगे, HCl सॉल्यूशन लेंगे और उसकी कंसंट्रेशन को भी बराबर रखेंगे बेटा। लेकिन हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 अलग अलग जगह हम लेंगे 2 इलेक्ट्रोड्स को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स को, एक तरफ प्रेशर कम रखेंगे, एक तरफ प्रेशर ज्यादा रखेंगे, और इन दोनों को बेटा आपस में कनेक्ट कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये सेटअप है। ऐसा सेटअप अगर तैयार कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। यहां पर बेटा किस चीज में डिफरेंस होगा, यहां पर कंसंट्रेशन में डिफरेंस है और उसमें किस में होगा, प्रेशर में, पार्शियल प्रेशर जो गैस का है, दोनों साइड P1 P2 की वैल्यू चेंज कर लेंगे। तो जैसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कैसे ड्रॉ करते हैं, एक ही सेटअप के अंदर डाल दो इन दोनों को, ठीक है। तो यहां पर भी ले लो इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर भी कैसे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसका डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इसके अंदर बेटा प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स रखेंगे, ठीक है। ये प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड्स हो गई। यहां पर बेटा क्या है, इस गैस का प्रेशर, इसके अंदर P1 P2, ये जो सॉल्यूशन है बेटा, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी रखेंगे आप, HCl 1 मोलर रखेंगे, कंसंट्रेशन तो सेम ही रहेगी, ठीक है। कंसंट्रेशन बेटा सेम रखनी है अपने को, क्या चेंज कर देना है, दोनों का प्रेशर चेंज कर देंगे, पार्शियल प्रेशर गैस का। और इसका डायग्राम हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे
एक ही सॉल्यूशन के अंदर बेटा दोनों इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया, ठीक है। प्रोसेस समझ में आ रही है सबको? बस ये चीज का डिफरेंस हो गया कि यहाँ पर अब आपको क्या करना है, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन कंसंट्रेशन नहीं चेंज करनी है, उसकी जगह बस अपने क्या चेंज कर देंगे बेटा, इन गैसेस के प्रेशर्स को चेंज कर देंगे। जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है, ठीक है, दोनों साइड बेटा उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। आई मेरी बात समझ में? बोलो। Yes, इसका डायग्राम देखता हूँ। Yes. डायग्राम आपको वैसे तो सिंपल ही है बेटा, दोनों साइड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लो और उनके बीच में क्या करेंगे, अरे इसके अंदर दे नहीं रखा, चलो देखता हूँ, मैंने नोट्स में इसको डाला नहीं है, इसके डायग्राम को। वही है बेटा, दो तरफ आप इसमें दो अलग अलग वो ले लो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होती है ना, एसएससी ले लो, इधर भी और इधर भी, और सॉल्यूशन सेम ले लिया। अब बीच में, इनके बीच में अगर देखें, दोनों को वायर से कनेक्ट करके गैल्वेनोमीटर से लगा दो, तो क्या देखोगे सभी बच्चे कि इस गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। समझ गए? इससे पता चल जाएगा ये सेल काम करता है। अब इसमें बेटा रिएक्शन क्या हो रहे होंगे बताओ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिएक्शंस क्या क्या होते हैं और इसमें कैसे मेजर करेंगे अपने लोग ई सेल की वैल्यू में, वो भी बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले इसको डिनोट कैसे करेंगे, कैसे लिखते हैं, प्लैटिनम हाइड्रोजन H2 P1 एटम, P1 ATM। इसका प्रेशर बेटा कितना है इस साइड पर, पहली साइड पर देखो एनोड पर कितना है बेटा, P1 प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है, और H पॉजिटिव आयन, H पॉजिटिव के आयन की कितनी कंसंट्रेशन रख रहे हैं, कोई भी कंसंट्रेशन ले सकते हो, कोई भी C ले लो, C कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन C। दूसरी तरफ बेटा क्या रखेंगे, आगे इस साइड पर H2, इस साइड पर बेटा क्या रखेंगे, P2 ATM है ना, P2 प्रेशर है और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी रखेंगे बेटा, सेम रहेगी, ठीक है, कंसंट्रेशन C। इस तरीके से लिख सकते हैं। आया बेटा समझ में? ये डिनोट करने का तरीका बता रहा हूँ, ये सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर बेटा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, इसका प्रेशर P1, ठीक है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन तो बेटा दिख ही रही है, दोनों साइड सेम ही है, एक ही सॉल्यूशन पे ले रखा है आपने, ठीक है। बोलो इतना आया समझ में? अब yes, sir. अब बताओ ई सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर अपने को बेटा निकालना हो इस वाले सेल के लिए, यानी इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के लिए, इफ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई सेल, तो कैसे निकालेंगे बेटा, ई सेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा अपना, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n, और बेटा अब इसे हम कंसंट्रेशन की जगह क्या लेंगे, कंसंट्रेशन तो डिफरेंस है ही नहीं, क्या चीज का है, प्रेशर ना, तो प्रेशर लेंगे, कंसंट्रेशन तो बेटा सेम है दोनों तरफ, बोलो क्या चीज में डिफरेंस दिख रहा है, बोल तो दो। Pressure. ऊपर P1 क्यों लिखा है, कौन बता सकता है P1 ऊपर क्यों लिखा है? नर्नेस्ट इक्वेशन को याद करो, ऊपर बेटा हम कौन सी फॉर्म लिखते हैं हमेशा, जो एनोड की साइड होती है ना, जो आयन की कंसंट्रेशन, अरे बोलो, ऑक्सीडाइज ऊपर रहती है, Zn2+ अपॉन में कॉपर, तो P1 बेटा क्योंकि इधर की साइड का प्रेशर है, एनोड का प्रेशर बेटा P1 है, ठीक है, और कैथोड का P2 है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n P1 upon P2। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए E cell की वैल्यू क्या होती है, E naught cell की, वो तो 0 होती है, ये तो 0 हो गया, इसका तो होना ना होना बराबर है, बोलो ठीक है मानसी, आया बेटा समझ में? एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर आपने पोटेंशियल वैल्यू देखोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों साइड आपने क्या लगा रखी है,
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो 0 माइनस 0 ई कैथोड माइनस ई एनोड, 0 माइनस 0 क्या हो गया, 0 ही हो गया, 0. ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला बेटा क्या हो गया, अगर कोई कंसंट्रेशन सेल होगा तो ई सेल इज इक्वल टू माइनस 0.059 और माइनस भी हट जाएगा इसमें, माइनस साइन भी डालना, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n, ठीक है, log p1 अपॉन p2 ये रहेगा बेटा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। इन केस अगर कोई बेटा आपको गैसीय इलेक्ट्रोड दे रखी हो, मतलब कि कोई ऐसा कंसंट्रेशन सेल हो जिसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स का यूज हुआ हो, ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रेशर की वैल्यू को लेकर और उसके बीच में डिफरेंस निकाल सकते हैं। बोलो आया समझ में सबको? नोट्स में भी दे रखा है बेटा। Yes. नोट्स पे पेज नंबर 9 के ऊपर लिखा हुआ है इन ए कंसंट्रेशन सेल ऑफ टाइप, ये जो मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिया है इसमें क्या लिखा है, द टू इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन द सेम सॉल्यूशन। बेटा ये दोनों इलेक्ट्रोड्स बेटा जो है एक ही सॉल्यूशन के अंदर डिप है, सबको दिख रहा है, ये वाली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स, और इसके साथ साथ बेटा सेम सॉल्यूशन के साथ साथ है, बट ओनली थिंग इज हियर कंसंट्रेशन भी अब हमने सेम ले लिया है, वी हैव ओनली डिफरेंस इन प्रेशर बट हैविंग डिफरेंट प्रेशर्स ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ई सेल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n log p1 अपॉन p2। बोलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बता दूंगा, एक्सरसाइज में दे रखे हैं, दे दूंगा आज आपको क्वेश्चन, ठीक है। आया इतना समझ में? Yes, बोलो sir. जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड। तो कंसंट्रेशन सेल बेटा हमने पढ़े दो टाइप के होते हैं, एक इस साइड पर लिखा हुआ है, एक इस साइड पर। पहले वाले को क्या बोलते हैं बेटा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इट इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, ठीक है बेटा। और दूसरे वाला जो कंसंट्रेशन सेल है वो है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अभी बेटा जो नोट्स में है, नोट्स में मैंने ये लिखा नहीं है, नोट्स में मैंने ध्यान नहीं दिया, तो जल्दी जल्दी में मैंने लिख के नहीं दिया आपको, या तो अलग से नोट्स दूंगा तो उसमें टाइप लिखवा दूंगा, या फिर आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देता हूँ तो आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना, ठीक है बेटा। दो टाइप के कंसंट्रेशन सेल है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, जो कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं बेटा अपने लोग, और दूसरा बेटा क्या है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। बोलो Yes. Yes, सबको sir. समझ में आ गया? Yes, sir. अगर कोई भी कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन होगा तो आप कर पाओगे, न्यूमेरिकल होगा तो वो भी हो जाएगा। इसके लिए तो बेटा, इसके लिए तो ई नोट सेल हम निकाल नहीं सकते क्योंकि कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, लेकिन इसके लिए फॉर्मूला होता है ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन n p1 अपॉन p2, ठीक है। चलो इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक एक अपने नोट्स में निकाल के रखो, जब तक मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेता हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नर्नेस्ट इक्वेशन, ये टॉपिक निकालना बेटा सभी बच्चे। नर्नेस्ट इक्वेशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बेटा क्या रिलेशन है, ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, सभी निकाल के रखो जल्दी से बेटा। हाँ बेटा रिलेशन देखा, देखो इसको चलो कल स्टडी करेंगे, अभी आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं मैं। देखो तो एक चीज बेटा छोटी सी मैं मेरे को बतानी है, जैसे मान लो अभी हमने कंसंट्रेशन सेल के अंदर देखा कि सेल कब तक काम करता है बेटा, जब तक अपनी कंसंट्रेशन बेटा दोनों साइड क्या हो जाए, सेम नहीं हो जाती है ना, तब तक काम करता है। अब एक बार बेटा नर्नेस्ट इक्वेशन पे थोड़ा सा अपना ध्यान दो, तो अगर नर्नेस्ट इक्वेशन को अगर देखें तो उसमें लास्ट में बेटा अपना क्या लिखते हैं हम, लॉग के ऊपर, लॉग के साथ क्या रहता है, ऊपर Zn2 प्लस कंसंट्रेशन अगर डेनियल सेल की बात करें, और नीचे बेटा किसकी कंसंट्रेशन, कॉपर आयन की। तो सोचो अगर कभी कोई ऐसा टाइम आए
जैसे जिंक की कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है ना, और कॉपर की कंसंट्रेशन कम होती है धीरे धीरे टाइम के साथ। तो बेटा इन दोनों के बीच में अगर इक्विलिब्रियम बन जाए, मतलब कि जितनी जिंक की आयन की कंसंट्रेशन है बेटा उतनी कॉपर आयन की कंसंट्रेशन हो जाए, तो log 1 क्या हो जाएगा, ऊपर से सॉल्व हो जाएगा। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 log 1 की वैल्यू 0 होती है। अरे ये तो मैं कुछ और ही बताने लग गया, चलो। तो वो तो फिर बेटा हाँ सही है, log 1 बेटा 0 हो जाएगा। तो उस टाइम पर देखो सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा, अगर ओवरऑल ईएमएफ की बात करें तो बेटा वो तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं है। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी, ये जो इक्वेशन हमने लिखी पीछे का टर्म पूरा 0 हो गया। तो उस टाइम पर बेटा अगर देखोगे तो ई सेल की वैल्यू जो है वो ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगी। यानी आपका एक तरीके से सेल के अंदर, जब बेटा सेल के अंदर कंसंट्रेशन ही दोनों साइड इक्वल हो गई, तो क्या चीज देखेंगे कि सेल के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं, यहां पर ही हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। और यहां पर कंसंट्रेशन का आपको डेरिवेशन दे रखा है, एक बार सभी बच्चे देखेंगे नोट्स के अंदर, कल डिस्कस करेंगे इसको कल की क्लास में, ठीक है। तो आज बेटा न्यूमेरिकल्स कर लेना सभी बच्चे, और एक दो क्वेश्चन और दे दूंगा मैं कंसंट्रेशन सेल के ऊपर देखकर, ठीक है। Yes. कल बेटा कल पॉजिटिवली Yes. सभी को अपने न्यूमेरिकल्स करके और ग्रुप में शेयर करने हैं, ठीक है। हाँ आज जो आधा घंटा आपने टाइम मेरा यूज करवाया है, हाँ उसका कुछ फायदा होना चाहिए बेटा, सिलेक्शन चाहिए मेरे को, ध्यान रखना। 11 प्लस जेई वाले अलग, जेई वाले सोच रहे होंगे सर हमारा तो, हम तो बच गए। अरे आप लोगों को भी तो होना है सिलेक्शन, बाकी सबको भी तो होना है, तो मेहनत करो, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, Bye, sir. चलो ठीक है, गुड।